अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। इसके चलते आपको अच्छाई नहीं छोड़नी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो का, यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में। और जनमत में आज जो मुद्दे हैं वो भी आपके लिए जो लाए हैं वो बेहद अहम हैं, बेहद खास हैं। कौन से मुद्दे? ये लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रूस का अगला निशाना। रूस का अगला निशाना क्या है? क्या एक और फ्रंट पर वो युद्ध लड़ने वाला है? मोल्डोवा के बारे में समझाते हुए आपको समझाएंगे नया टारगेट क्या है रूस का यूक्रेन के बाद। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर पर सपा का कब्जा, यानी सपा के नेता का कब्जा, और 200 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। विश्लेषण जरूरी है। कन्नौज के बालापीर मोहल्ले में ये 200 साल पुराने मंदिर के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। चलिए फिर अगला मुद्दा क्या है ये भी आपको बता दें। बांग्लादेश में भुखमरी के हालात हैं और चावल कहां से जा रहा है? चावल भारत से जा रहा है। और भारत से क्यों जा रहा है? ये सनातन परंपरा है, दिल उदार है, दिल बड़ा है। लेकिन क्या वाकई बांग्लादेश जो इतनी गलतियां कर रहा है, हिंदुओं के साथ बदतमीजी कर रहा है, उनको देना चाहिए क्या चावल? वो बताएंगे आपको। फिर आगे, चीन रोकेगा पानी। भारत का पानी रोकने की तैयारी में है चीन। ये विस्तारवादी देश गलती तो नहीं कर रहा। भारत ही नहीं, बांग्लादेश तक का पानी ये रोक देगा। कितना खतरनाक ये हो सकता है, इसका विश्लेषण आपको बताना हमारे लिए जरूरी है। ये भी मुद्दा आपके लिए जनमत में। और प्लेन क्रैश हादसा या हमला था। जो प्लेन क्रैश की खबर आपने सबसे पहले, मैं तो गारंटी के साथ बता रहा हूं, सबसे पहले ब्रेक करी थी सुदर्शन न्यूज ने। और खबर का विश्लेषण भी सुदर्शन न्यूज ने ही आपको समझाया था, क्योंकि एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ था। जब तमाम मीडिया चैनल सो रहे थे, हमने विश्लेषण करके आपको बताया क्या कुछ हो रहा था। ये तमाम मुद्दे। अब इस पर जो बात सामने आई है कि भाई ये हमला भी हो सकता है, हादसा नहीं हो सकता, तो रूस पर इल्जाम लगाया कजाकिस्तान ने। क्या कुछ है ये भी डिटेल से आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कन्नौज के एक बालापीर मोहल्ले में 200 साल पुराने श्री जागेश्वर नाथ शिव मंदिर पर कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता कैश खान ने प्राचीन जागेश्वर नाथ शिव मंदिर पर कब्जा कर लिया और 3 मंजिला मकान बना लिया। स्थानीय लोगों और बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि सपा सरकार के दौरान शिवलिंग और मूर्तियों को मंदिर से हटाकर कुएं में फेंक दिया गया और उसके ऊपर निर्माण कार्य किया गया है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोगों ने जब कैश खान द्वारा किए गए इस कब्जे का विरोध किया तो सपा के नेता कैश खान ने उन्हें धमकाया और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी। इसके बाद सभासद भूरा खान और अन्य स्थानीय निवासियों ने इस मामले पर, आपको बता दें, इस मामले में बीजेपी नेताओं से शिकायत की है। और बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने तिरवा विधायक कैलाश राजपूत और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अगर विवादित कुएं की खुदाई की जाए तो उसमें शिवलिंग और अन्य मूर्तियां मिल सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार है। पूर्व सांसद ने जिला अधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने वाले सपा नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डीएम ने इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। अब पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि अगर प्रशासन मंदिर को मुक्त कराने और शिवलिंग को पुनः स्थापित करने की कार्रवाई नहीं करता तो वे समर्थकों के साथ बालापीर मोहल्ले में धरना देंगे। विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रशासन से मांग की कि मंदिर की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। विहिप का कहना है कि इस तरह से, विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि इस तरह के मामलों से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। वहीं सपा नेता कैश खान ने इन तमाम आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जमीन खरीदी है और धार्मिक स्थल अब भी सुरक्षित है। उन्होंने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने एसडीएम सदर रामकेश पर सपा नेता के साथ मिली भगत का आरोप लगाया है। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने डीएम से कहा कि सपा नेता कैश खान ने नगर पालिका की भूमि पर भी कब्जा कर लिया। शिकायत के बाद भी एसडीएम ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कैश खान ने कोर्ट से स्टे ले लिया। इससे मंदिर की भूमि पर कब्जा करने में एसडीएम सदर रामकेश की भी मिलीभगत है। वहीं एसडीएम ने बताया कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत की गई है।
इस मामले में जिला अधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने आश्वासन दिया कि जल्द अफसरों की टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी। उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम आशीष कुमार को जांच सौंप दी है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सपा नेता का अगर कब्जा माना जाए मंदिर पर तो इसमें गलत क्या? और 200 साल पुराना ये प्राचीन शिव मंदिर है और कब्जा कर बनाया। वहां पर 3 मंजिला मकान, वो कह रहे हैं पैसे देके खरीदा है। यहां पर शिवलिंग और मूर्तियों को कुएं में फेंकने का जो संगीन आरोप है वो भी यहां पर लगा हुआ है और तमाम हिंदूवादी संगठन अब मांग कर रहे हैं कि यहां पर इंसाफ हो। इस पर जितनी भी मिली भगत है वो हटनी चाहिए और ये कब्जा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि 200 साल पुराना ये महत्वपूर्ण मंदिर है। चलिए, ये खबर आपको हमने बताई जहां पर 200 साल पुराने प्राचीन शिव मंदिर का जिक्र था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तमिलनाडु की और बीजेपी के अध्यक्ष की। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई ने आज कोयंबटूर में अपने घर के बाहर खुद को कोड़े मारकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया है। आज से उन्होंने 48 दिनों की मुरुगन दीक्षा शुरू की है। अन्नामलाई ने, आपको बता दें, एक भीष्म प्रतिज्ञा भी ली है कि तमिलनाडु से डीएमके सरकार के हटने तक वे अपने पैरों में चप्पल जूते नहीं पहनेंगे। अन्नामलाई ने अन्ना यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर डीएमके सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए शुक्रवार को अपने घर के सामने खुद को कोड़े मारे हैं। ये तस्वीर आप देखिए कैसे खुद को ये कोड़े मारते हुए नजर आ रहे हैं। अन्नामलाई को खुद को कोड़े मारते हुए यहां पर देखा गया है और ये बेहद दर्दनाक हो सकता है। और जब उन्होंने 6 कोड़े मारे तो पीछे खड़े लोगों में से एक ने उनकी ओर दौड़ लगाई और उन्हें खुद को और कोड़े मारने से रोका। ये तरीका, इसको कुछ लोग सही कहेंगे, कुछ लोग गलत कहेंगे। ये गंभीर रूप से चोटिल भी हो सकते हैं। कोड़े मारना कोई ऐसी आम बात नहीं है, इतना आसान नहीं है, बहुत पीड़ादायक ये हो सकता है। आज के समय में इसका प्रचलन नहीं है, पहले हुआ करता था राजा महाराजाओं के समय में। अब राज्य में बीजेपी यौन उत्पीड़न पीड़ित यानी पीड़िता को न्याय दिलाने और सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। गुरुवार को कोयंबटूर में डीएमके सरकार के हटने तक नंगे पैर रहने की कसम खाने वाले अन्नामलाई ने, सोचिए, उन्होंने नंगे पैर रहने तक की कसम खा ली है कि जब तक डीएमके नहीं हटती वो नंगे पैर रहेंगे। अन्नामलाई ने डीएमके सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चूंकि आरोपी डीएमके का कार्यकर्ता है, इसीलिए सिस्टम ने जानबूझकर पीड़िता की एफआईआर को लीक किया और एफआईआर के जरिए पीड़िता के चरित्र पर उंगली उठाने का काम किया है। इससे पहले अन्नामलाई ने संकल्प लिया कि द्रमुक सरकार हट नहीं जाती तब तक वो सैंडल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर चलेंगे। इसी दौरान उन्होंने खुद को कोड़े मारने का भी ऐलान किया था। अन्नामलाई ने कहा था कि वे 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे अपने घर के बाहर खुद को 6 कोड़े मारेंगे ताकि लोगों का ध्यान अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के यौन उत्पीड़न की घटना की ओर आए, और लोगों का ध्यान आया भी। हमने आपको ये खबर दिखाई, ये खबर आप तक पहुंची भी। उन्होंने कहा था कि आरोपी गणशेखरन द्रमुक का पदाधिकारी है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी ने इसका खंडन किया है। बीजेपी नेता ने द्रमुक नेताओं के साथ आरोपी की तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया कि वे सत्तारूढ़ पार्टी की छात्रा शाखा का पदाधिकारी है। वहीं तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने कहा कि यौन उत्पीड़न मामले का आरोपी द्रमुक का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने कहा कि चूंकि आरोपी डीएमके से जुड़ा है, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए निर्भया निधि के इस्तेमाल के बारे में जानना चाहा। अन्नामलाई ने प्राथमिकी लिखने के तरीके पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस तरह से लिखा गया है इसे कि जैसे कि पीड़िता ने कोई अपराध नहीं किया, जैसे पीड़िता ने ही कोई अपराध कर लिया हो। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार को पीड़िता की पहचान उजागर करने में शर्म आनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि जब तक द्रमुक सरकार नहीं हट जाती तब तक वे जूते नहीं पहनेंगे, जब तक डीएमके नहीं हटती वो जूते नहीं पहनेंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि वे भगवान मुरुगन की पूजा करके 48 दिन का विराथम करेंगे, जो कि एक आध्यात्मिक व्रत है, और फरवरी 2025 तक राज्य के सभी 6 अरुपदई मंदिरों में पूजा अर्चना भी करेंगे। तो ये खबर थी रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग में और डीएमके सरकार के खिलाफ अन्नामलाई के विरोध की। उन्होंने अब कहा दिया है कि मैं जब तक डीएमके सरकार नहीं हटेगी चप्पल नहीं पहनूंगा, और खुद को कोड़े मारे, 6-7 कोड़े उन्होंने खुद को मारे भी। बात करेंगे मनमोहन सिंह की, यानी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। आर्थिक सुधारों से बदला जिसने देश का मंजर, संघर्षों में भी उन्होंने किया
संघर्ष सादगी और समर्पण से है, जिनकी छवि शब्दों से नहीं कम से काम से करते थे जो बोल, वही होते हैं इतिहास में अमर और अनमोल। जो संघर्ष की राहों पर बिना किसी हिचक के चले, जिन्होंने आर्थिक सुधारों में किया था क्रांतिकारी काम, ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने 26 दिसंबर को यानी कल रात 9:51 में दिल्ली स्थित एम्स में अपनी अंतिम सांस ली है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। पूरा देश उनको उनकी उपलब्धियों और सफलताओं के लिए हमेशा याद रखेगा। पूर्व पीएम के निधन पर राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़े नेताओं और हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है। भारत सरकार ने आज के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द करते हुए 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ 28 दिसंबर को किया जाएगा, यानी कल किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले सिख पीएम और सबसे लंबे समय के लिए इस पद पर रहने वाले चौथे नेता थे। 2004 में देश के 13वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे, जिस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया। 2005 में शुरू किए गए इस अधिनियम ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी दी थी, जिससे लाखों लोगों को आजीविका में उल्लेखनीय सुधार हुआ और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में वृद्धि भी हुई। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई भी उनके इसी कार्यकाल में आया। 2005 में पारित आरटीआई ने नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार दिया, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐतिहासिक भारत अमेरिका और अन्य परमाणु समझौते की बात करें, असैन्य परमाणु समझौता इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर करने के लिए भी जाना जाता है। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस दौरान उन्हें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों का भी सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी द्वारा मनमोहन सिंह का अपमान करने का मामला कई बार चर्चा में रहा है। ये मुद्दा भी आप समझ लीजिए, खासकर जब पार्टी में आंतरिक मतभेद उभरे और पार्टी के नेता उनके नेतृत्व से असहमत थे। कांग्रेस पार्टी में कई बार यह देखा गया कि कुछ नेता मनमोहन सिंह के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं थे, खासकर जब उनकी आर्थिक नीतियों और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठे। हालांकि मनमोहन सिंह को एक समर्पित और ईमानदार प्रधानमंत्री माना जाता था, लेकिन उनके नम्र और कमजोर व्यक्तित्व के कारण आलोचनाएं हुईं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनके कार्यकाल के दौरान कभी कभार ही उनके निर्णयों पर आलोचना की है, जैसे कि 2013 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी लोगों के बीच पार्टी के भीतर ताकतवर नेताओं द्वारा मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। कांग्रेस पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर एक प्रकार की निराशा भी देखने को मिली और कभी कभी पार्टी के अंदर के नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की गई थी। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये दिखाया गया कि पार्टी के कुछ सदस्य और नेता मनमोहन सिंह के नेतृत्व से खुश नहीं थे और उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री भी कहा गया है। चलिए, और भी जानकारी है इस विषय पर, विस्तार से आपको समझाएंगे कि कैसे अपमान भी हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। हालांकि उनकी कल मृत्यु हुई, लेकिन विस्तार से आपको खबर के लिहाज से समझाते हुए कि कैसे सम्मान कितना, अपमान कितना और अब उनका स्थान क्या है, कितनी उनका योगदान क्या है, तमाम चीजें आपको बताएंगे इसी मुद्दे पर। और बताते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ कैसे थोड़ा सा एक तरीके से भेदभाव कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि उनको कमजोर प्रधानमंत्री माना भी गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ऐसा भी कहा गया है कि वे पार्टी और सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में सक्षम नहीं थे, जिसका असर पार्टी के सार्वजनिक छवि पर पड़ा। हालांकि ये कहना जरूरी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा कांग्रेस पार्टी के भीतर एक आदरणीय और सम्मानित नेता के रूप में माना भी गया है और उनके योगदान को कभी नकारा नहीं गया है। उनके नेतृत्व में देश के कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को लागू किया गया, जिनका असर भारत की आर्थिक स्थिति पर पड़ा भी है। इन आलोचनाओं के बावजूद कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने समय समय पर मनमोहन सिंह के नेतृत्व का सम्मान किया और उनकी भूमिका को मान्यता दी। रॉबर्ट वाड्रा द्वारा मनमोहन सिंह पर खुलासा किया गया था, यानी उनकी मृत्यु के बाद उनके तरफ से आई थी।
देखिए 2013 में तब चर्चा में ये बात आई जब उन्होंने एक बयान में कहा था कि मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कमजोर नेतृत्व था। वाड्रा ने यह टिप्पणी उस समय की जब कांग्रेस पार्टी पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे और मनमोहन सिंह की सरकार की आलोचना हो रही थी। रॉबर्ट वाड्रा का कहना था कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण फैसले समय पर नहीं लिए गए और उनकी सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया काफी धीमी है। हालांकि सीधे तौर पर मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए गए थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि कई बार पीएमओ के फैसले अन्य राजनीतिक दबावों के तहत होते थे, जिससे प्रभावी नेतृत्व में कमी आई है। यह बयान उस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया था जब मनमोहन सिंह ने कहा था, इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद से हटने से कुछ महीने पहले मनमोहन सिंह ने कहा था कि उनका नेतृत्व कमजोर नहीं है। हमने जो 10 साल में काम किए हैं उसका मूल्यांकन इतिहास करेगा। इतिहास उनके प्रति मीडिया और विपक्ष से ज्यादा उदार होगा। मनमोहन सिंह ने जनवरी 2014 में दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा था, मैं ये नहीं मानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री रहा हूं। मैं ईमानदारी से ये मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्ष की तुलना में ज्यादा उदार होगा। अब राजनीतिक मजबूरियों के बीच मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। मनमोहन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, परिस्थितियों के अनुसार मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया। यह इतिहास को तय करना है कि मैंने क्या किया या क्या नहीं किया। उनका कहना था कि मुझे उम्मीद है कि इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था अगर 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। साल 1985 का था जब सरकार का खर्च अधिक था और आय कम थी। 1990 के आखिर तक आते आते देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट आ चुका था। सरकार डिफॉल्टर होने के करीब पहुंच चुकी थी। केंद्रीय बैंक ने और नए कर्ज देने से इनकार कर दिया था। खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत आसमान पर पहुंच गई थी। ऐसे में संकट मोचक बनकर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार शुरू किए। डिफॉल्ट की स्थिति से बचने के लिए उठाए गए थे कदम। और रुपए का डिवैल्यूएशन जुलाई 1991 में रुपए का 2 चरणों में कुल 20% अवमूल्यन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाना था। सोना गिरवी रखना। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और अन्य संस्थानों के पास भारत का सोना भी गिरवी रखा। इस कदम से लगभग $60 करोड़ जुटाए गए। व्यापार नीति में बदलाव भी किया गया। निर्यात को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया। निजी कंपनियों को आयात की स्वतंत्रता दी गई और औद्योगिक नीति का उदारीकरण भी हुआ। अब लाइसेंस राज को खत्म किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र की एकाधिकार नीति में बदलाव किया गया। विदेशी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% जो है वो भी कर दी गई और 24 जुलाई 1991 को पेश किए गए बजट में आर्थिक सुधारों को गति दी गई। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया गया और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस की शुरुआत तब हुई थी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दी गई। इन सुधारों ने भारत में विदेशी निवेश के दरवाजे खोले। सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोले गए और भारत को वैश्विक व्यापार में अपनी जगह बनाने का अवसर मिला। तो बहुत सारे काम उनके द्वारा किए गए और भारत की उन्नति के लिए बहुत कुछ उनके द्वारा किया गया और तमाम चीज़ें भारत के हित में थी। लेकिन जो विरोध है वो भी बहुत ज़्यादा था। इसीलिए ये प्रश्न आज भी ज़रूर होता है कि भाई कैसे, सम्मान कितना और उनका किस तरीके से अपमान कितना। एक छोटा सा चलिए ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं।